अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। नाइन्थ बायोलॉजी में हम आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी से। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें आप लोगों को नजर आएंगे टू डिफरेंट वर्ड, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। यहां पर बायो का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई आते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि इन ही स्पीशीज, इन ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्में, काइंड्स आप लोगों को मिलते हैं, इसको हम वेराइटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एनिमल उठा कर देंगे तो आप लोगों को एनिमल्स में मुख्तलिफ किस्म मिलेंगे, ठीक है ना। लायन, टाइगर्स, बफेलोज, कैट्स, माउस, हैंस, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक स्पीशीज के अंदर, एक एनिमल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ वेराइटीज मिल रही है। ऐसे अगर आप लोग पौधों पे आ जाए तो आप लोगों को पौधों में मुख्तलिफ काइंड्स मिलेंगे, ठीक है। चावल, फ्लावरिंग प्लांट, ग्रास, गंदम, ज्वार वगैरह वगैरह। इट मींस कि अल्लाह ताला ने इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म आप लोगों को एक काइंड वाली नहीं मिलेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोगों को वेराइटीज मिलेगी। हर एक ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को मुख्तलिफ काइंड्स मिलेगी। अगर वो प्लांट है तो उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, अगर एनिमल्स है उसके डिफरेंट काइंड्स है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट काइंड्स है, अगर फंजाई है तो उसके डिफरेंट काइंड्स है। तो मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ वेराइटीज है, तो डेफिनेशन में हम तभी बोलते हैं वेराइटीज ऑफ ऑल डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जमीन पर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो वेराइटीज है, इस वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे जी? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, आप यहां पर अर्थ के जगह पर इकोसिस्टम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोसिस्टम एक तरह हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो जमीन पर रहते हैं या एक माहौल के अंदर रहते हैं। तो एक माहौल लफ्ज के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि जमीन पर ऑर्गेनिज्म माहौल के बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं। माहौल इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए हम अर्थ की जगह पर इकोसिस्टम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाबाश, आप सब मुझे इज्तिमाई तौर पर आंसर दें। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म उठाऊं प्लांट, तो प्लांट के अंदर वेराइटीज है, एनिमल्स में वेराइटीज है, प्रोटोजोन्स में वेराइटीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वेराइटीज है, फंजाई में वेराइटीज है। तो ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ किस्में, मुख्तलिफ काइंड जो आप लोगों को एक इकोसिस्टम में अर्थ पर जो मिल रहे हैं, दिस वेराइटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टैंड जी? अब ये जो वेराइटी है ना, तो ये फिर दो तरह की वेराइटी है। एक विद इन स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं टाइगर उठाऊं, तो फिर आप लोगों को एक ही टाइगर, एक ही स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ किस्में मिलेंगे। अगर मैं कहूं चूहा, तो चूहा के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ किस्में मिलेंगे। अगर मैं कहूं केट बिल्ली, एक स्पीशी है, लेकिन एक केट के अंदर भी आप लोगों को मुख्तलिफ वेराइटीज मिलेंगी। और एक है एमंग स्पीशीज, जैसे कि मुख्तलिफ स्पीशीज, वो तो ऑलरेडी डिफरेंट वेराइटीज है। तो मतलब वेराइटी आप लोग लेंगे दो तरह, एक मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान और एक ही स्पीशीज के दरमियान जो मुख्तलिफ वेराइटीज है। ये मुख्तलिफ किस्में जो इस अर्थ पर मौजूद है, दिस वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को हम शॉर्टकट बोल सकते हैं ऑल द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जमीन पर जो मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पे डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि ट्रीज, दरख्त, ग्रासेस, घास, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जो फूल पैदा करते हैं। तो ये सारे पौधे हैं, लेकिन ये सेम प्लांट्स है या डिफरेंट प्लांट्स है? ये सेम वेराइटीज है या डिफरेंट वेराइटीज? ये वो डिफरेंट वेराइटीज है जिसको जमीन पर हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो आप लोगों को अर्थ पर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हशरात, फिश, मछलियां, टाइगर, चीते। तो ये डिफरेंट किस्म के एनिमल्स है। तो देखिए, जैसे प्लांट्स में डिफरेंट वेराइटीज है, ऐसे जमीन पर आप लोगों को जानवरों में भी मुख्तलिफ वेराइटीज नजर आएगी। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो आप अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, आप इसको माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज रखे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सेम वेराइटी वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट? तो अगर पौधे हैं या जानवर हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
इसमें ये जो डिफरेंट वेराइटीज है, दिस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टैंड जी? अगर आप बुक उठाकर देखें तो आपकी बुक में लिखा है ना कि अभी तक 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। एक्चुअली 2 मिलियन ये सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है कि अभी तक प्लांट और एनिमल दोनों को मिलाकर 2 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ 2 मिलियन 1.5 मिलियन एनिमल्स, जबकि 0.5 मिलियन प्लांट के डिफरेंट काइंड्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। ऐसे तो और भी बहुत एनिमल्स और प्लांट्स है, स्टिल वो अनडिस्कवर्ड पड़े हैं। अंडरस्टैंड जी? लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया में जितने स्पीशीज है, अगर वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, तो पूरी दुनिया में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है पूरी दुनिया के जितने स्पीशीज है, टोटल बायोलॉजिस्ट के अंदाजे के मुताबिक, एस्टिमेटेड का मतलब यह है कि ये बायोलॉजिस्ट का एक अंदाजा है कि कम से कम अभी तक 100 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर्ड है, या ये मौजूद है इसी यूनिवर्स के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर अभी तक 100 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये मौजूद है, जिसमें अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट और एनिमल कुल मिलाकर कितने मिलियन ऑर्गेनिज्म पौध और एनिमल के डिस्कवर्ड है? 2 मिलियन। लेकिन 2 मिलियन को आप लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 2 मिलियन में 1.5 मिलियन अभी तक काइंड ऑफ एनिमल्स, जबकि 0.5 जो हाफ मिलियन है ये प्लांट के डिफरेंट स्पीशीज अभी तक आइडेंटिफाइड है, डिस्कवर्ड है। अंडरस्टैंड जी? अब माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिए, आप लोगों को अभी ये बायोडाइवर्सिटी, ये प्लांट्स, एनिमल, या और जितने डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये आप लोगों को मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मुख्तलिफ अमाउंट में मिलेंगे। जहां पे माहौल ज्यादा फेवरेबल होगा, जहां पे माहौल जितना ज्यादा साजगार होगा, वहां पर प्लांट और एनिमल या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज ज्यादा होंगे। उधर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज्यादा रिच होगी। मिसाल के तौर पे यहां पर मैंने एक रीजन लिखा है, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन एक ऐसा रीजन है, दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहां पे हॉट क्लाइमेट, आबो हवा गर्म होती है, यहां का मौसम गर्म होता है, एंड हेवी रेनफॉल, और यहां पर बारिशें ज्यादा होती है। जहां पर माहौल गर्म और बारिशें ज्यादा होती हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है ये बेसिकली प्लांट और एनिमल या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सूटेबल और फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो यहां पर आपके ख्याल में जो बायोडाइवर्सिटी होगी ये पुअर होगी या रिचर होगी? रिचर से मुराद ये है कि यहां पर प्लांट और एनिमल या दीगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम पोलर रीजन की बात करें, पोलर रीजन दुनिया के ऐसे इलाके हैं जो एक्सट्रीमली कूल है, जो हद से ज्यादा सर्द है, यहां पे ठंड ज्यादा है, यहां पर स्नोफॉल एनी टाइम होता है, क्योंकि इधर का टेम्परेचर -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है, मनफी में होता है। तो जहां पे हर टाइम बर्फबारी होती है ना, तो यहां पर आप लोगों को पौधे भी कम मिलेंगे और जानवर भी कम मिलेंगे, क्योंकि पौधे और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऐसे कूल एनवायरनमेंट जैसे कि पोलर रीजन है, ये सूटेबल एनवायरनमेंट है या अनसूटेबल एनवायरनमेंट है? फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो यहां पर मैंने लिखा है कि ऐसे रीजन में आप लोगों को फ्यूअर स्पीशीज, बहुत कम स्पीशीज मिलेंगे, बहुत कम नस्लें आप लोगों को मिलेंगे पौधों के और जानवरों के। यहां तक आप लोगों को आई समझ? बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड, या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस से मुराद यह है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या फायदा लेते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मीन वेराइटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो पौधों से, जानवरों से, फंजाई से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कौन से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? तो नंबर 1, फूड फॉर ह्यूमंस। हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं, और वो खुराक इंसानों के लिए। अब ह्यूमंस है माशाल्लाह, तो आप डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब क्रॉप्स, ये पौधे हैं, और पौधे जो है ये एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। तो देखिए क्रॉप्स में वीट, गंदम, राइस, चावल, मेज, ज्वार, ये सारे खुराक हम खाते हैं। और ये जो फूड सोर्स है, इससे ज्यादातर हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। जैसे कि लाइफ स्टॉक, जिसमें फार्म्स एनिमल आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स आते हैं, जैसे कि आप देखें
एनिमल फार्म है, डिफरेंट किस्म के भैंसों का, कैटल्स का फार्म, पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों का फार्म। तो ऐसे फार्म से हमें दूध मिलता है, हमें गोश्त मिलता है। और जो पोल्ट्री के फार्म है तो ये हमें अंडे भी देते हैं। तो देखिए ये मिल्क, मीट, एग, ये हमें ज्यादातर प्रोटीन्स देते हैं। अगर हम फिश की बात करें तो ये एनिमल है, और एनिमल भी एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। तो फिश हमें प्रोटीन्स और विटामिन देते हैं, और साथ हमें मिनरल्स और फैटी एसिड्स भी देते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी के फंक्शन में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री की, ठीक है, जंगलात की, तो देखिए जंगलात हमें फ्रूट्स देते हैं। जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंगोज है, ब्लूबेरीज हैं। ये आप लोगों को मशरूम, जंगलात में ज्यादातर मशरूम होंगे जो फंजाई हैं, जिसको हम कुक करते हैं और हम इसको यूज करते हैं। तो अगर मैं ब्लूबेरीज, मैंगोज की बात करूं तो इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मशरूम ज्यादातर आप लोगों को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स देंगे। तो देखिए मुख्तलिफ खुराकों से मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तभी जब आपको डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं प्लांट और एनिमल से, तभी हम कहते हैं कि हम एक अच्छा बैलेंस डाइट खा सकते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब ऐसा मतवाजन ग़िज़ा है जो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट भी दे, ऐसे डाइट जो आपको प्रोटीन भी दे, ऐसे डाइट जो आपको मिनरल्स भी दे, और ऐसे डाइट जो आपको विटामिन्स भी दे। क्योंकि जो आपके वजूद के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं ना, तो इस फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इन सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर एक न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी में कम है तो ये बैलेंस डाइट नहीं है। एक न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी या कमी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। अंडरस्टैंड जी? तो एक तो हमने इंपॉर्टेंस पे फूड के बारे में जिक्र किया। सेकंड जो है वो है ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट, एनिमल, फंजाई से आप लोग ड्रग हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं फंजाई, फंजाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एक पार्ट है किस चीज का? बायोडाइवर्सिटी का। फंजाई से हम कौन कौन से ड्रग हासिल करते हैं? मिसाल के तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेओमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों ड्रग को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। इस ड्रग्स को हम हासिल करते हैं फंजाई से, लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया से पैदा होने वाले बीमारियों में। तो एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन को हम नाम देंगे एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अलावा और जरासीमों को किल नहीं कर सकते। तो एंटीबायोटिक कौन से ड्रग्स है? एंटीवायरल, एंटीफंगल या एंटीबैक्टीरियल? एंटीबैक्टीरियल। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे अगर हम प्लांट की बात करें, पौधे जो एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का, इनसे हम मुख्तलिफ ड्रग हम हासिल कर लेते हैं। जैसे कि कैफीन, देखिए कैफीन आप लोग चाय में भी यूज करते हैं। देखिए जब आप लोग चाय, ठीक है ना, पिए ना, थोड़ा सा आप लोगों की नींद जो है वो दूर हो जाती है, आप लोग मेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि चाय में कैफीन होता है। और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जैसे कि स्टिंग है, कोका कोला है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें भी कैफीन है। कैफीन को हम एक तरफ ब्रेन स्टिमुलेंट कहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग को एक्टिवेट करता है। अच्छा, अगर हम मार्फिन की बात करें, मार्फिन एक ऐसा ड्रग है जिसको हम एज अ पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर, पेन किलर से मुराद ये है जैसे कि कोई बंदा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट करे या कार एक्सीडेंट करे और वो इंजर्ड हो जाए, जख्मी हो जाए, और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो इसी पेन को खत्म करने के लिए आप कुछ पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। और उस पेन किलर में कौन सा ड्रग यूज होता है? मॉर्फिन। अगर हम बात करें क्विनीन की, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है, क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है। ये मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है। और क्विनीन जो एंटी मलेरियल ड्रग है, इसको जिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको सिंकोना प्लांट कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो कहने की बात यह है कि आप बायो डाइवर्सिटी के अंदर मौजूद डिफरेंट प्लांट, एनिमल और फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म से ड्रग्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम आते हैं जी इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स से मुराद ये है कि आप प्लांट और एनिमल से कुछ ऐसे केमिकल्स हासिल करते हैं जिससे आप इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री की मदद से आप प्लांट और एनिमल से डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट हासिल करते हैं जिसको हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। जैसे कि फाइबर्स है, रेशा है, तो ये फाइबर हम पौधों से लेते हैं, और ये फाइबर मुख्तलिफ किस्म के जूतों में, जैकेट्स में, क्लॉथ्स में,
कपड़ों के बनाने में, जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पर कपड़े बनते हैं वहां पर ये फाइबर इस्तेमाल होती है। अगर हम डाइस की बात करें तो ये कलर केमिकल है। आप लोग देखिए, आप मुख्तलिफ किस्म के दुपट्टों को, कपड़ों को आप मुख्तलिफ किस्म के कलर देते हैं, तो ये जो कलर हम किसी चीज को देते हैं ना, तो ये हम डाइस की मदद से देते हैं, और ये डाइस हम पौधों से हासिल करते हैं। अगर हम रेजिन और गम्स की बात करें तो ये ज्यादातर ग्लू में इस्तेमाल होता है। ये जो आपके पास ग्लू होता है ना, ग्लू के जरिए से आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों को एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं, तो ये भी हम पौधों से हासिल करते हैं। तो देखिए, पौधे, जानवर, फंजाई, ये जो सारे बायोडाइवर्सिटी है, ये आपको फूड भी देता है, ये आपको ड्रग्स भी देते हैं, इससे आप इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें रिलेशन विद इकोसिस्टम की, रिलेशन विद इन इकोसिस्टम का यहां पर मतलब यह है कि एक एनवायरनमेंट में ये जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। रिलेशन विद द इकोसिस्टम का मतलब यह है कि एक एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं और माहौल के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं। ये बात आप जहन में याद रखें। मिसाल के तौर पर मुझे आप लोग एक बात बताएं, ये जो पूल है ना, तो पूलों में एक प्रोसेस होता है जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं। मेरी बात को प्लीज बड़े गौर से सुनिए। पोलिनेशन पूलों में होता है, लेकिन पोलिनेशन के लिए पूलों में कौन से एनिमल्स आते हैं? इंसेक्ट्स, जिसको पोलिनेटर का नाम हम देते हैं। तो आप देखिए, फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट्स, ये दो सेम ऑर्गेनिज्म है या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म? लेकिन पोलिनेशन अमल के लिए दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्टेड होते हैं ना, आपस में रिलेटेड होते हैं ना। अगर आप देखिए, आप इसी इकोसिस्टम में अगर एक ऑर्गेनिज्म को भी माइनस करें या फ्लावर को माइनस करें, पोलिनेशन फिर भी नहीं होगा। अगर आप इंसेक्ट को माइनस करें, पोलिनेशन फिर भी नहीं होगा। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कि ये जो हनी बीज है, शहद की मक्खियां है ना, ये ऐसे शहद नहीं बनाते हैं, ये फूलों के पास जाके फूलों से रस इकट्ठा करके चित्ते पर डालते हैं, तभी आपके पास हनी शहद बनता है। और ऐसे ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्टेड है। जैसे कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और हम इन्वायरमेंट को ब्रीथिंग अमल के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऐसे पौधे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करने के लिए, और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? और इसी इकोसिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट होकर और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया और प्लांट, ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन के बाद नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इतना शॉर्टकट सुने कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन या तो NO3 नाइट्रेट या NH3 अमोनिया में चेंज होगा, और यही अमोनिया और नाइट्रेट पौधे फिर मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इससे पौधे अपने लिए प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं ताकि पौधों की जो नशोनुमा है ये बेहतर से बेहतरीन हो सके। ऐसे बैलेंस क्लाइमेट, ये जो आबो हवा है, ये जो मौसम है, तो देखिए ये ज्यादातर तवाजुन में रहता है। उसका वजह यह है कि ये जो पौधे हैं ये आपके माहौल से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि पौधे जब डे के टाइम, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक इंपॉर्टेंट गैस है। तो पौधे फोटोसिंथेसिस अमल के लिए जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार नॉर्मल रहता है, बैलेंस रहता है। अगर ये पौधे मैं माइनस करूं या जहां पर पौधे ही नहीं होते हैं, उधर फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर होगी, तो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है कि आप सीखे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।